हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे। आप सभी की पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। आज हम बात करेंगे स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, जिसमें बच्चों हमने इसके पहले बताया था कि मान लीजिए कोई बाह्य विद्युत क्षेत्र नहीं है, तब मान लीजिए कोई एक सिंगल आवेश है, उसमें स्थितिज ऊर्जा कितना होता है। दो आवेश है, उसमें स्थितिज ऊर्जा कितना होता है। तीन आवेश है, उसमें स्थितिज ऊर्जा कितना होता है। इसके पहले मैं जस्ट वीडियो बनाया था, उसमें कंडीशन ये था कि कोई बाह्य विद्युत क्षेत्र नहीं है। मान लीजिए आपके पास कोई बाह्य विद्युत क्षेत्र नहीं है और उस क्षेत्र में किसी आवेश को ला रहे हो, तो कोई कार्य करना पड़ेगा क्या? वहां पे किसी प्रकार से कोई कार्य नहीं करना पड़ेगा, वहां पे उसकी स्थितिज ऊर्जा शून्य होती है। ये स्थितिज ऊर्जा होती क्या है, मैं आपको बता देना चाहता हूं बच्चों। जैसे आपने पढ़ा विभव, विभव में आपने क्या पढ़ा कि मान लीजिए आपके पास एक विद्युत क्षेत्र है और इस विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक अनंत से कोई आवेश को हम ला रहे हैं, तो इसमें जो कार्य करना पड़ेगा बच्चों, ये कार्य जो है ये ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है आवेश पर। क्या आवेश पर? मैंने कहा कि परीक्षण आवेश को अनंत से बिंदु P तक ला रहा हूं, तो जो कार्य है ना बच्चों ऊर्जा के रूप में संचित होता है, वो ऊर्जा आपका स्थितिज ऊर्जा कहलाता है। बट कब? जब हमने कहा एक वैद्युत क्षेत्र है। भाई एक वैद्युत क्षेत्र है, कोई आवेश प्लस क्यू रहा होगा, इसके कारण एक विद्युत क्षेत्र है। विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु P पर हम परीक्षण आवेश को अनंत से ला रहे हैं, तो हमें कार्य करना पड़ेगा। ये कार्य इस परीक्षण आवेश पर बच्चों स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाती है। यदि मान लीजिए कोई निकाय नहीं है, यहां पर कोई विद्युत क्षेत्र नहीं है और इस स्थिति में हम कहते हैं कि आवेश को ला रहे हैं, परीक्षण आवेश को यहां तक बिंदु P तक, यहां कोई विद्युत क्षेत्र नहीं है और परीक्षण आवेश को हम यहां पर ला रहे हैं, तो कार्य कितना होगा बच्चों? शून्य। कोई कार्य नहीं किया जाएगा, तो वहां पे स्थितिज ऊर्जा भी कितनी हो जाएगी? शून्य हो जाएगी। इस बात को याद रखिएगा। मैंने यह कहा कि किसी विद्युत क्षेत्र में यदि आवेश को ला रहे हैं तब वहां पे कार्य होगा, और कार्य होगा बच्चों तो वो कार्य ऊर्जा के रूप में संचित होगी। वही ऊर्जा आपका स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा होता है। अब जैसे मैं ये बात कर रहा हूं कि मेरे पास भाई साहब पहला आवेश है जिसको मैंने लाया बिंदु कहां पर बच्चों? बिंदु P तक मैंने एक आवेश Q1 को लाया, तो यहां पे जो W1 है, क्या कोई कार्य होगा? नहीं होगा। W1 कार्य है, मतलब U1 यानी स्थितिज ऊर्जा शून्य है। अभी किसी प्रकार से कोई स्थितिज ऊर्जा इस पे नहीं है। लेकिन अब इस आवेश के कारण एक विद्युत क्षेत्र जो जनरेट हो गया इस Q1 के कारण, क्योंकि कोई भी आवेश है विद्युत क्षेत्र जनरेट करता है। अब जब हम Q2 दूसरा आवेश लाएंगे, प्यारे बच्चों दूसरा आवेश हम ला रहे हैं Q2 को बिंदु यहां तक ला रहे हैं, तो यहां तक लाने में कार्य करना पड़ेगा, तो यहां पर आपका W2 कार्य होगा और बच्चों U2 भी कार्य होगा। इस पर हमने गणना कर लिया था, ठीक है। लेकिन आज जो हमारा टॉपिक है कि मान लीजिए वाह क्षेत्र में आवेशों की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कितनी होती है। हमने एकल आवेश के लिए बात की थी कि किसी प्रकार से यदि सिंगल आवेश को हम कहीं बिना विद्युत क्षेत्र के घुमा रहे हैं तो कोई कार्य नहीं करना पड़ेगा और कोई ऊर्जा वहां पे नहीं होगी, ना तो स्थितिज ऊर्जा होगा। लेकिन जब दो आवेशों को कहीं हम ला रहे हैं तो पहले सिंगल आवेश को लाए तब तो कार्य नहीं करना पड़ेगा, लेकिन दूसरे आवेश को लाएंगे तो पहले आवेश के कारण कितना विभव है उस आधार पर वहां पे कार्य होगा। तीन आवेश के लिए भी हमने बात कर ली थी, इसके जस्ट पहले लेक्चर आप जरूर देखना। आज हम बात करेंगे कि वाह क्षेत्र में आवेशों की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। वाह क्षेत्र का मतलब कि हमारे पास एक विद्युत क्षेत्र है, ये हमारे पास एक विद्युत क्षेत्र है और विद्युत क्षेत्र है, एक समान विद्युत क्षेत्र है बच्चों। इसके हर बिंदु पर विभव भी अलग अलग होगा। यहां पर मैं मान के चलता हूं एक बिंदु P है बच्चों, एक बिंदु P है जहां पर विभव भी है। समझिएगा, मैं ये कह रहा हूं कि जब किसी प्रकार से कोई विद्युत क्षेत्र ना हो और आवेश को हम ला रहे हैं तो उस पर कोई कार्य नहीं करना पड़ेगा, उस पर कोई कार्य नहीं करना पड़ेगा। लेकिन यदि विद्युत क्षेत्र में किसी आवेश को लाए तो कार्य करना पड़ता है। तो अब जो आज का टॉपिक है मेन रूप से कि किसी बाह्य विद्युत क्षेत्र में यदि बाह्य विद्युत क्षेत्र हो और तब हम वहां पर आवेश को रख रहे हैं तो कितनी स्थितिज ऊर्जा होगी। तो हमने कहा एक विद्युत क्षेत्र है, विद्युत क्षेत्र पर ही एक बिंदु P है, यहां पर विद्युत क्षेत्र है बच्चों, यहां पे इसमें एक समान विद्युत क्षेत्र है, याद रखिएगा। इसके प्रत्येक बिंदु पर जो विभव है बच्चों अलग अलग हो सकता है,
क्योंकि भाई दूरी यदि अलग अलग है तो इसके प्रत्येक बिंदु पर विभव अलग अलग हो सकता है। हम बात ये कर रहे थे कि बिंदु P तक किसी आवेश को हम ला रहे हैं, है ना, तो कार्य कितना करना पड़ेगा, वही कार्य आपका ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। ठीक, यहां तक किसी को प्रॉब्लम? यहां पे जो विभव है बच्चों, इसको हमने मान लिया भी। तो हमने कहा कि माना E एक वह विद्युत क्षेत्र है जिसके भिन्न भिन्न बिंदुओं पर जो विभव है भिन्न भिन्न हो सकता है, तथा बिंदु P पर हमने कहा एक विभव बच्चों कितना है, भी है, क्योंकि बिंदु P है वहां पर विभव हो सकता है, क्योंकि हर बिंदु पर विभव अलग है तो बिंदु P पर भी कोई विभव होगा। तो जो आपका विभव का परिभाषा क्या कहता है कि भाई साहब हम किसी आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक ला रहे हैं तो ये कार्य होगा बच्चों, वही विभव है ना। यानी किसी आवेश को अनंत से बिंदु P तक लाने में किया गया कार्य कितना होगा, कार्य कितना होगा बच्चों, सिंगल आवेश है तो कार्य कितना होगा, आप बता सकते हो सर। कार्य होता है, देखो विभव की परिभाषा आपने पढ़ी है कि आवेश को लाने में किया गया कार्य, तो कार्य बराबर कितना हो जाएगा, Q इंटू V। कार्य बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, Q इंटू V। क्या हो जाएगा, कार्य, ये आपका कार्य हो गया Q इंटू V। इसको अपन क्लीन कर देते हैं। डायग्राम आपको बनाना है, ज्यादा कुछ है ही नहीं इसमें, आप लोग परेशान ना होना, इसमें ज्यादा कुछ है ही नहीं है कि ज्यादा आपको लंबा चौड़ा लिखना पड़ेगा, कुछ भी नहीं है बच्चों। आपको किसी विद्युत क्षेत्र में आवेश को हम ला रहे हैं, तब विभव का परिभाषा है कि आवेश को लाने में किया गया कार्य विभव, तो W बराबर कितना हो जाता है, Q इंटू V। यही जो कार्य है बच्चों, यही जो कार्य है, यही कार्य किस रूप में संचित हो जाता है, स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। तो आप लोग लिखेंगे यही कार्य आवेश पर किस रूप में प्यारे बच्चों, स्थितिज ऊर्जा के रूप में, स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाती है। ठीक है, संचित हो जाती है। जब संचित हो जाएगी तो U बराबर आपका आ जाएगा बच्चों, U बराबर Q इंटू V। ठीक है, यही स्थितिज ऊर्जा हो गया, खत्म कहानी। यानी वाह विद्युत क्षेत्र में आवेश को ला रहे हैं, कितना स्थितिज ऊर्जा हो जाएगा, U बराबर Q इंटू V। Q इंटू V, ये फार्मूला आपको याद रखना है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कभी कभी पूछ देता है। अब थोड़ा सा मैं आपसे कह दूं कि स्थितिज ऊर्जा का मात्रा क्या होगा बच्चों, तो ऊर्जा है जूल, तो SI मात्रक आपसे बन जाएगा। SI मात्रक आपसे बोलूं, SI मात्रक इसकी यानी स्थितिज ऊर्जा की बच्चों, तो आप लोग जूल लिख सकते हैं, कितना, जूल। अब यदि प्यारे बच्चों, यदि जो आवेश है वो 1 कूलाम हो, कितना है, 1 कूलाम, और जो बच्चों 1 कूलाम आवेश को, है ना, 1 वोल्ट के विभवांतर में चलाया जाए, ठीक है, 1 वोल्ट के विभवांतर में चलाया जाए, तो एक वैल्यू रखेंगे तो U बराबर हो जाएगा 1 कूलाम गुणे में बच्चों 1 वोल्ट, तो आपका हो जाएगा 1 जूल के बराबर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो यहां पर यदि 1 कूलाम आवेश को 1 वोल्ट विभवांतर से चलाया जाए तो बच्चों वहां पे स्थितिज ऊर्जा 1 जूल होगी, यानी जो कार्य होगा 1 जूल के बराबर होगा। ठीक है बच्चों, इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं करना है एकल आवेश के लिए, इतना आपने कर लिया बहुत है, इतना आपने कर लिया बहुत है। अब हम बात करेंगे बच्चों 2 आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा। ये कहां से आया, मैंने आपको बताया कि आवेश को लाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है, विभव कहलाता है। ये बच्चों इससे तो W बराबर Q इंटू V हो जाता है, ये हो गया, कार्य हो गया। अब हम बात करेंगे कि जैसे मान लीजिए हमारे पास 2 आवेशों का निकाय है, किसी विद्युत क्षेत्र में 2 आवेशों का निकाय है, तो सबसे पहले अपन एक विद्युत क्षेत्र जनरेट कर लेते हैं कि सर चलो ये विद्युत क्षेत्र आप जनरेट कर लो। ये विद्युत क्षेत्र जनरेट कर लिया अपन ने। विद्युत क्षेत्र बच्चों एक समान विद्युत क्षेत्र है, ठीक है, भिन्न भिन्न बिंदुओं पर विभव भिन्न भिन्न हो सकता है। हमने कहा सबसे पहले आपका बिंदु A है, ठीक है बच्चों, बिंदु A तक आवेश को लाएंगे तो कितना कार्य होगा, समझना, आवेश हम यहां पर Q1 को ला रहे हैं, कितना, Q1 को ला रहे हैं। तो आप लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा कि विभव का फार्मूला है आवेश को लाने में किया गया कार्य, 1 के लिए 1 हो जाएगा,
सही है कि नहीं। मान लीजिए Q1 आवेश है, तो भैया Q1 आवेश को लाने में किया गया कार्य W1, तो यहां पर W1 जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, Q1 इंटू V1। Q1 इंटू V1 कितना हो जाएगा बच्चों, Q1 इंटू V1, ये W1 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अभी एक विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध हम कार्य कर रहे हैं, समझ रहे हैं ना। लेकिन बच्चों इसमें कुछ बढ़िया लॉजिक चीज है, समझिएगा, आपको मजा आएगा, चिंता ना करो। ज्यादा मैं हिंदी पहले से लिख दिया हूं ताकि आपको परेशानी ना हो। हमने कहा कि भाई एक समान विद्युत क्षेत्र है जिसमें दो बिंदु हैं, दो बिंदु हमने पहले एक बिंदु लिया है, तो Q1 आवेश को बिंदु A तक लाने में किया गया कार्य हम W1 कहेंगे बच्चों। क्या कहेंगे, W1। तो W1 कितना होगा आप लोग बताइएगा। W1 जो हो जाएगा Q1 इंटू V1 हो जाएगा। आप समीकरण एक दे सकते हैं। देखो बच्चों, अभी हमने केवल और केवल Q1 आवेश को लाया है बिंदु A तक, हमने दूसरा आवेश यहां पर ले लिया B, यहां पर आप ले लिया Q2। अच्छा, अब जब हम अनंत से बिंदु B तक किसी दूसरे आवेश को लाएंगे, तो इसको लाने में हमें बच्चों दो चीज का विरोध करना पड़ेगा। एक विद्युत क्षेत्र का, मतलब इसके विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा, और एक जो Q1 है इसके विरुद्ध भी कार्य करना पड़ेगा। अब आपको लगेगा सर ये क्या पढ़ा रहे हो, ये क्या समझा रहे हो, समझ में नहीं आ रहा। देखो, मैंने ये बोला अभी यहां पे कुछ भी नहीं है, तो आवेश को ला रहे हैं तो कोई कार्य नहीं करना पड़ रहा है। ठीक है सर, कुछ भी नहीं मतलब विद्युत क्षेत्र नहीं, कोई आवेश नहीं है। जैसे हमने एक आवेश को लाया उसके कारण विद्युत क्षेत्र जनरेट हो गया। अब हम जब आवेश को लाएंगे तो इस विद्युत क्षेत्र के कारण कार्य करना पड़ेगा। समझ में आया। मैंने पहले Q1 को लाया, निर्वात में कुछ भी नहीं है तो मुझे कोई कार्य नहीं करना पड़ेगा क्योंकि वहां विद्युत क्षेत्र ही नहीं है। लेकिन उस Q1 के कारण एक विद्युत क्षेत्र जनरेट हो गया। ठीक, अब जब हम Q2 को लाएंगे तो Q1 के सापेक्ष हमें कार्य करना पड़ेगा, क्योंकि नहीं भैया Q1 ने विद्युत क्षेत्र जनरेट कर दिया। अब हमने Q2 को लाया तो कार्य करना पड़ा इस बार, क्योंकि Q1 के कारण विद्युत क्षेत्र जनरेट हुआ है। अब दो आवेश हो गए। Q3 को लाएंगे मतलब तीसरा आवेश लाएंगे ना, तो Q1 के कारण भी कार्य करना पड़ेगा। Q2 यानी दो लोग प्रभाव डाल रहे हैं, तो यहां पर भी दो प्रभाव है, एक प्रभाव विद्युत क्षेत्र के कारण और एक प्रभाव Q1 के कारण। भाई हम Q2 को बिंदु B तक तो ला रहे हैं, लेकिन Q1 भी अपना एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट किया होगा, तो उसके विरुद्ध भी कार्य करना पड़ेगा, और एक विद्युत क्षेत्र पहले से उसके विरुद्ध भी कार्य करना पड़ेगा। मतलब दो चीज है बच्चों, समझ में आया। कि यदि मैं आपसे कह दूं कि Q2 आवेश को विद्युत क्षेत्र के बिंदु B तक हम ला रहे हैं बच्चों, तो इसमें दो कार्य करना पड़ेगा। एक तो पहला आपका हो जाएगा W2 मतलब Q2 इंटू V2, लेकिन Q1 के कारण भी यहां पर कार्य करना पड़ेगा। तो आपको नोट करना पड़ेगा बच्चों, ठीक है, कि यहां पर मैं लिखता हूं कि Q2 आवेश को है ना विद्युत क्षेत्र के बिंदु B तक, विद्युत क्षेत्र के बिंदु V तक, कहां तक, बिंदु V तक लाने में किया गया कार्य, ये जो W2 होगा ना, W2 होगा, ये दो चीजों से मिलकर बना है। किससे, पहले तो आपका विद्युत क्षेत्र E है, इसके विरुद्ध किया गया कार्य, और Q1 के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध किया गया कार्य। तो दो प्रकार है बच्चों। पहला कार्य हो जाएगा विद्युत क्षेत्र E के विरुद्ध किया गया कार्य, के विरुद्ध किया गया कार्य, ठीक है। और दूसरा बच्चों Q1 आवेश के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध किया गया कार्य। उत्पन्न विद्युत क्षेत्र
विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध किया गया कार्य। ये लो भैया, मतलब विद्युत क्षेत्र E है उसके कारण किया गया कार्य और Q1 के कारण किया गया कार्य। अब यहां पे आप लोगों को समस्या जाएगा, बोलो सर जब विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध कार्य कर रहे हैं ना, ये तो हो जाएगा Q2 इंटू V2, ये बड़ा सिंपल है। लेकिन इस Q1 आवेश के कारण कितना कार्य होगा, ये समस्या आ रहा है ना। Q1 आवेश के कारण कितना कार्य होगा, तो यहां पे जो कार्य होगा Q1 के कारण यहां पर विभव कितना होगा, तो यहां पर विभव होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, यहां से मैं कहता हूं R दूरी पर है बच्चों, तो Q1 के कारण यहां पर विभव कितना होगा, Q1/R, है ना। यही होता है कि R स्क्वायर होता है बच्चों, R होता है ना। ठीक है, अब मैं कह देता हूं कि मान लीजिए यहां से A से B है तो 1 2 कर देता हूं ना, 1 से 2 के बीच की दूरी, तो 1 2 कर देता हूं। ठीक, ये किसके कारण है, Q1 के कारण है। और Q2 पर कितना आवेश है, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहां पर B पर Q1 के कारण कार्य निकल कर आएगा। ठीक है, अब आप लोगों को लगेगा कि सर ये क्या बता दिए, होता है ना, होता है, लगता है कि सर ये क्या आ गया, समझ में नहीं आया भाई। देखो R12 है क्या, Q1 व Q2 के बीच की दूरी, बीच की दूरी है। देखो मैं आपको समझाऊंगा, बिल्कुल निश्चिंत रहे, समय लूंगा बच्चों, तो कोई भी टॉपिक छूटने नहीं पाएगा, कोई बिंदु हम नहीं छोड़ेंगे, टेंशन नहीं लेना आप लोग। आप लोगों का बेसिक से एडवांस लेवल तक कोशिश करेंगे समझाने के लिए, आप परेशान मत होना। सबसे पहले आप समझो, सबसे पहले आप समझो कि हमारे पास एक प्लस क्यू आवेश है, इसके R दूरी पर एक बिंदु P है, तो यहां पर विभव कितना होता है सर, यहां पर विभव कितना होता बता दो। तो बोलोगे सर बिंदु आवेश के कारण विभव होता 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यही होता है ना। और आवेश किसके कारण, Q के कारण, कितना दूरी है R, तो R, यही तो होता है बिंदु आवेश कारण विभव। होता है कि नहीं होता है, होता है कि नहीं। अब आप लोगों ने विभव का एक फार्मूला पढ़ा, क्या पढ़ा सर, कि आवेश को ले जाने में किया गया कार्य ही तो विभव है। तो उस बिंदु पर मैं यदि W का मान निकालूं कि एक परीक्षण आवेश को हम यहां तक ला रहे हैं, एक परीक्षण आवेश है, परीक्षण आवेश को ला रहे हैं बच्चों, परीक्षण आवेश को ला रहे हैं, परीक्षण आवेश यहां बिंदु P पर परीक्षण आवेश है। अब इस परीक्षण आवेश को लाने में किया गया कार्य इतना हो गया, तो W बराबर आप कह सकते हो सर V इंटू क्यू नॉट। समझ में आया। तो V क्या है, V क्या है, प्लस क्यू आवेश के कारण विभव। तो यहां पर बच्चों जो विभव यहां पे मैंने रखा Q1 के कारण विभव, Q1 के कारण विभव कितना था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q1 के कारण Q1 R12। और भैया परीक्षण आवेश इसके सापेक्ष Q2 हो जाएगा, तो Q2 का गुणा कर देंगे, जैसे यहां पर बच्चों Q0 का गुणा करें। आ गया, नहीं आया भाई, नहीं आया तो आपको बड़ी समस्या हो जाएगी। फिर समझना, इसके पहले मैंने स्थितिज ऊर्जा कराया था कि एक हमारे पास निकाय है, निकाय है, तिकाय हम बना रहे हैं, सिंगल आवेश है, मान लीजिए Q1 है, Q1 है, सिंगल आवेश Q1 है। तो Q1 पर हम यदि कह दें कि W1 बच्चों, तो कितना हो जाएगा, आप बोलोगे सर 0, कितना हो जाएगा 0। लेकिन उसी Q1 से R दूरी पर हमने लाया Q2, तो यहां पे W2 कितना होगा, बड़ा समस्या हो गया सर, W2 कितना होगा, तो W2 होगा कार्य होगा, कार्य किसके बराबर होता है, इसके कारण विभव कितना है, इसके कारण विभव कितना है, और यहां पर कितना आवेश है, तो विभव हो जाएगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q1 दूरी मान लो R है तो R, और यहां पर आवेश कितना है Q2, तो Q2 हो जाएगा। यही चीज अपन ने यहां पर भी किया है, सेम चीज बच्चों यहां पे किया है, बाकी हम इसको क्लीन कर देते हैं, एक्स्ट्रा चीज आपको यहां पे मैं मिटा देता हूं, है ना। और जो पहला लेक्चर देखा उसको ये लेक्चर मजा आएगा, स्थितिज ऊर्जा वाला, यदि पहला लेक्चर आपने देखा तो ये मजा आएगा, यदि वो लेक्चर नहीं देखे हो तो फिर आपको ये समझ में नहीं आएगा क्या पढ़ा रहे हो सर, है ना।
मतलब कुल जो कार्य है बच्चों, यही स्थितिज ऊर्जा होता है। निकाय की स्थितिज ऊर्जा निकाय के निर्माण में किए गए कार्य के बराबर होता है ना। तो यदि आपसे कह दूं कि निकाय की स्थितिज ऊर्जा, निकाय की स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी, निकाय की स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी प्यारे बच्चों, तो आप सिंपल वे में कहोगे निकाय निर्माण में किया गया कुल कार्य। किया गया कुल कार्य इसी के बराबर होगा। बोलो ठीक है सर। मतलब आपने W1 और W2, तो W1 आपका Q1 V1 था, W2 हो गया Q2 V2 प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा R12। ठीक है, बस आंसर आ गया। हमने कहा W1 कितना है, W2 कितना है, ये निकल कर आ गया। दो आवेशों की निकाय की स्थितिज ऊर्जा हो गई। और ये आपने पढ़ा था सिंगल आवेश के लिए, कहां गया भैया, ठीक है, एकल आवेश के लिए। यदि किसी बच्चों को स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकता है। बिल्कुल सिंपल है बच्चों कि वह क्षेत्र में आवेशों की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कितनी होती है। इसके बाद हम चालक स्थिर वैद्युत की पढ़ेंगे। बाकी ये टॉपिक बहुत ही कम एग्जाम में आता है। हाँ, स्क्रीनशॉट ले लो। और यदि किसी बच्चे को नोट्स चाहिए तो कॉन्टैक्ट नंबर में हमेशा अपना पर्सनल नंबर शेयर करता हूं, 9685299149 9685299149 मेरा पर्सनल नंबर है। आप लोग कॉन्टैक्ट करके नोट्स ले सकते हैं बच्चों। जय हिंद, वंदे मातरम।